हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 चैप्टर नंबर 9। पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। इनके लेखक हैं नामवर सिंह। इनका आज हम लोग सभी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ना, सब्जेक्टिव, ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को इसमें हल करेंगे। इससे पहले हमने लेखक परिचय दिया पिछले दिन, जिनमें उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनकी वृत्ति और रचना के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिखा रहता है मेरे। तो वहां पर आप देखेंगे तो उससे कुछ आपको पता चलेगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कैसे बनाया जाता है। फिर कल हमने इसे मौखिक समझाने का प्रयास किया था चैप्टर को, कि प्रगीत और समाज में नामवर सिंह क्या लिखना चाहते थे। उनकी एक आलोचना वाद विवाद संवाद से यह लिया गया था। यह एक तरह की आलोचना थी, लेकिन इसे निबंध की श्रेणी में रखा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगीत और समाज के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, इन सारे प्रश्न उत्तरों को। अब करना क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चनों को हम मौखिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपको किसी भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आपने एक पाठ पढ़ा, तो पाठ में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना थी उनके बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य आदर्श थे वो प्रबंध काव्य थे। क्या रखेंगे, प्रबंध काव्य। अब आपके दिमाग में आता होगा ये प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य का अर्थ होता है कि वे कविता जो भी लिखते थे वो बड़ी बड़ी कविता लिखते थे, जिसमें एक व्यक्ति की जिंदगी की सारी बातें एक ही कविता में लिख डालते थे। एक देश, एक स्थान, इन सारे चीजों को वो एक ही कविता में लिख डालते थे। ऐसे वे कविता लिखते थे, बड़ी बड़ी कविता लिखते थे और उनका पूरा वर्णन कर देते थे एक ही कविता में। ये थे किनके काव्य आदर्श, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में, जो क्वेश्चन है उसका उत्तर लिखते समय आप ये लिखेंगे, या परीक्षा में लिखते समय लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। उनकी कविताएं बड़ी बड़ी हुआ करती थी और इन कविता के माध्यम से वो एक व्यक्ति का या एक देश का या किसी एक स्थान का विस्तार से वर्णन करते थे और उन वर्णनों को उन कविता में कर देते थे। माने एक कविता में सब कुछ वर्णन कर देते थे। ऐसी उनकी कविताएं हुआ करती थी, यानी कविता बड़ी बड़ी हुआ करती थी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनिएगा क्या कहते हैं, कला कला के लिए सिद्धांत है। माने कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में, 2021 में और 2023 के बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होती है इंटरमीडिएट की, उसमें पूछी गई है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, आपसे पूछ रहा है कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला का मतलब क्या समझिए। तो कला का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करते हैं वो आपके लिए कला है। चाहे वो आप गीत गाते हैं, नाच करते हैं, कविता लिखते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी काम, पढ़ना भी एक कला है। ठीक है, अगर आप उस काम में निपुण हो गए तो वही कलात्मक है। कला कला का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस काम में आप हैं उस काम में निपुण हो जाना, उस काम का क्या है, कलात्मक है। तो ये कला कला के लिए सिद्धांत है, कला के लिए कलात्मक, अर्थात कला का सिद्धांत है कि उसमें निपुण हो जाना। जब आप अपने काम में निपुण हो जाते हैं, जब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप नाच ही रहे हैं, तो नाचने में एक अच्छी नाच आप करना सीख जाते हैं, तो कला कला का क्या हो गया, वो सिद्धांत हो गया, कलात्मक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आप निपुण हो गए। निपुण एक सामान्य बोलचाल की भाषा है, कलात्मक एक किताबी भाषा है।
तो अगर आपको कोई निपुण कह दिया तो समझिएगा कि वो क्या है, कलात्मक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कला, कला का सिद्धांत क्या है, तो कला, कला का सिद्धांत का मतलब होता है कलात्मक। जब आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें आप निपुण हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग कला के लिए कलात्मक। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, यानी परगीत किसे कहते हैं, आपसे पूछ रहा है परगीत क्या है। तो देखिए हमने कल बताया था आपको परगीत, परगीत। अब इसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए, पर और गीत। परगीत का मतलब होता है पर माने दूसरा, गीत माने होता है गीत, यानी गीत, दूसरे का गीत या गाया हुआ गीत, दूसरे का गीत यानी गाया हुआ गीत। तो आप लिखेंगे वैसे गीत या वैसी कविता, आप गीत बोलिए या कविता बोलिए, वैसी कविता जो अकेले में बैठकर गाई जाती हो या लिखी जाती हो, उसको कहते हैं हम लोग परगीत। क्लियर, क्या बोले हमने कि वैसी कविता या वैसी गीत जो अकेले में चुपचाप बैठकर एकांत में जब गाई जाती हो तो उसे कहते हैं हम लोग परगीत कहते हैं। परगीत जो होता है ना, वो व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है, दोनों एक ही शब्द है। देखिए व्यक्तिगत और आत्मपरक एक ही शब्द है, यानी कविता में लोग अपने मन की भावना को, अपने विचार को उसमें लिख डालते हैं, चाहे वो गीत हो या कविता हो, उसमें क्या करते हैं, अपने मन की भावना को लिखते हैं, वो क्या है, परगीत है। क्लियर, जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर किसी चीज से थोड़ा सा रुआसी आ जाती है, दुख हो जाता है, तो अकेले में बैठ करके वो सैड सॉन्ग सुना करते हैं, ऐसा मतलब सुना करते हैं। तो सुनना भी एक प्रकार का क्या है, परगीत ही है। अगर वो लिखता है ऐसे ऐसे कहानियों, किताबों, मतलब कविताओं को या गीत को जो सैड हो, अपने बारे में अपने मन की बात को उसमें वो लिख रहा हो, तो वो भी क्या है, परगीत है। तो परगीत क्या समझे कि परगीत वह है जो एकांत में अपने मन की भावना को लिखा जाता है, चाहे वो गीत के रूप में हो या कविता के रूप में, तो उसे कहते हैं हम लोग परगीत। यह कैसी होती है, तो यह आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है, यानी व्यक्ति अपने बारे में लिखते हैं तो वो परगीत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से आप क्या तात्पर्य है, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक परगीत और नाट्य धर्मी कविता की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का फिर आंसर समझिए। कह रहा है नाट्य धर्मी कविता से क्या तात्पर्य है। अब अभी आपने पढ़ा एक परगीत, परगीत का मतलब होता है अपने बारे में, आत्मपरक व्यक्तिगत का मतलब हुआ अपने बारे में। लेकिन जब नाट्य धर्मी की बात आ जाए तो इसका मतलब हुआ एक नाटक के रूप में। तो नाटक तो एक व्यक्ति का होता नहीं है, कई व्यक्ति कई पात्र होते हैं उसमें, बड़ी लंबा होती है, समझ रहा ना। तो नाट्य धर्मी का मतलब क्या, कि वैसी कविताएं जो बड़ी लंबी होगी, कई व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता होगा, उनमें उस व्यक्ति का पूरा जीवन चर्चा का वर्णन किया गया होगा, तो उसे कहते हैं हम लोग नाट्य धर्मी। क्लियर। और कह रहा है यहां पर आत्मपरक परगीत क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपने मन, अपनी व्यथा के बारे में गीत या कविता के रूप में लिखता है, तो उसे कहते हैं हम लोग आत्मपरक परगीत। जब व्यक्ति नाट्य धर्मी कविता का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन के बारे में, देखिए वहां पर एक क्षण, परगीत का मतलब हुआ एक समय, एक क्षण के बारे में, एक दिन, एक क्षण, एक समय के बारे में जब लिखा जाता है तो वह क्या कहलाएगा, परगीत कहलाएगा। लेकिन जब नाट्य धर्मी कविता का मतलब हुआ वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, पूरे एकदम चारों तरफ उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं इन सब के बारे में जब लिखता है तो उसे कहते हैं नाट्य धर्मी कविता। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको 4 समझ में आया होगा। कैसे लिखेंगे फिर समझ लीजिए। लिखेगा नाट्य धर्मी का अर्थ है कि बड़ी बड़ी कविताएं, क्योंकि नाटक
कई लोगों के बीच अभिनय किया जाता है, एक लंबी कहानी होती है। इसीलिए नाट्यधर्मी कविता का मतलब हुआ कि जो कविता बड़ी होगी, उसमें कई लोग होंगे और एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की बात, पूरी जिंदगी से जुड़े हुए लोगों का जब वर्णन किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग नाट्यधर्मी कविता। जबकि परगीत एक व्यक्ति के एक क्षण एक दिन की जो मन की व्यथा होती है उसको कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग परगीत। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये 4 का आंसर यहां है, अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सुनिएगा। हिंदी कविता के इतिहास में परगीत का क्या स्थान है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए हिंदी कविता में परगीत, तो जितनी भी कविताएं लिखी जाती है हिंदी में वो समझिए परगीत से ही शुरू होता है। इसका स्थान बड़ा ही ऊंचा होता है क्योंकि इसमें आत्मपरक और व्यक्तिगत विचारों को लिखा जाता है। परगीत का मतलब ही क्या होता है? आत्मपरक और व्यक्तिगत बातों को ही लिखा जाता है। तो आपने क्या समझा कि कोई भी हिंदी कविता जो भी होगी उनमें जो परगीत है उनका स्थान आत्मपरक और व्यक्तिगत है। तो लिखेंगे हिंदी की कविता में परगीत आत्मपरक और व्यक्तिगत होती है। हिंदी कविता की शुरुआत ही गीत से हुई है, यानी कोई भी कविता जो लिखी जाती है उसकी शुरुआत क्या होती है? गीत से होती है। गीतों के लोगों को सोच बदलता है, माने गीत जो होता है कभी कभी लोगों की सोच बदल देता है, अपने माने विचार बदल देते हैं। जैसे शेर सिंह, क्योंकि यहाँ पर कहता है उदाहरण लिखिए, तो लिखें जैसे शेर सिंह की अनेक रचनाएं हैं पर गीत हैं जिनमें शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया और मिथोला, ये उनके कुछ उदाहरण जो आपके किताब में लिखे गए हैं। ये ऐसे ऐसे परगीत हैं जिनको पढ़ने से लोगों के सोच बदल जाते हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे गीत गाते सुनते होंगे जो गीत आपकी मन भावना के विचार को क्या कर देती है? बदल देती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नौका पर बैठ करके मतलब सॉरी एक याद नहीं आ रहा है ना, जैसे बताया गया है कि ऐसे बैठ करके हम लोग किसी जो हम विचार करते हैं उसको पार नहीं कर सकते हैं। पार करने के लिए यानी हमें कोई अच्छे जॉब में जाना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल जो कहते हैं हम लोग गाना ऐसे गाया जाता है, जब सुनते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? उत्तेजना आ जाती है। वही यहाँ पर कह रहा है कि परगीत जो होती है वह क्या करती है? हमें सोच को बदल देती है, जिसके कारण तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी कविता के इतिहास में परगीत का क्या स्थान? तो लिखेंगे हिंदी कविता के इतिहास में परगीत का स्थान आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। यानी जो भी लेखक या कवि लिखते हैं वह अपने मन की भावना को लिखते हैं। और हिंदी कविता की शुरुआत ही किससे हुई है? गीत से हुई है। और गीत कैसी भी? तो आत्मपरक। ठीक है, उदाहरण के पर देना है तो लिखेंगे शेर सिंह के बहुत सारे परगीत हैं जिनमें शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया और मिथोला। ये याद रखिएगा, ये पूछता है आपसे तो वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 याद हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 5 हम बता रहे थे, 6 क्या कहता है सुनिएगा। कहते हैं आधुनिक परगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य विशिष्ट हैं। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आधुनिक परगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य विशिष्ट हैं? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। अब उत्तर क्या लिखिएगा देखिए। 100 की बात एक बता दें कि जब भी आपको इस तरह से कहे कि क्या आप लेखक से सहमत हैं, क्या आप आलोचक से सहमत हैं, तो सीधा तुम लिख देना हाँ। क्योंकि एक लेखक, एक कोई भी कवि एक अपनी विचार को उसमें लिख रहा है, वह हमसे बहुत बड़े विद्वान कई बार उस पर सोचा विचारा होगा तब जाकर के वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके विचार को हम खंडन नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या लिखेंगे वहां पर? हाँ लिखेंगे। हाँ, हम उनके विचार से सहमत हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ, हम उनके विचार से सहमत हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक परगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? देखिए पहले की जो भक्ति गीत सुनिए तो बहुत ही आनंददायक गीत होती थी।
जिसमें किसी व्यक्ति के गुणों का वर्णन नहीं, गाने वाले अपने गुणों का वर्णन नहीं करते थे। लेकिन आज का अगर भक्ति गीत ही सुनिए, आप भक्ति गीत ही सुनिए, तो वो मनोरंजन वाला होता है। उसमें गाने वाले व्यक्तियों के नामों की चर्चा की जाती है। इसीलिए इसीलिए दोनों में अंतर आ गया है। ये कह रहे हैं कौन? हमारे लेखक नामवर सिंह कह रहे हैं। पहले आप लिखेंगे क्या? हाँ, लेखक की बात से हम सहमत हैं, क्योंकि पहले की जो भक्ति गीत हुआ करती थी वो अच्छी हुआ करती थी, उनमें पूरा आनंद मिलता था, लेकिन उनमें किसी गाने वाले व्यक्तियों या किसी व्यक्ति विशेष का कोई वर्णन नहीं किया जाता था। लेकिन आज की जो भक्ति गीत है, जो भक्ति काव्य हैं, उनमें भी उसको क्या किया गया है? मनोरंजन के लिए बनाया गया है। उसमें ऐसे ऐसे बात लिख दिए गए हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से ज्यादा उत्तेजक हैं। साथ ही उसमें गाने वाले व्यक्तियों के भी विशेषता का वर्णन कर दिया जाता है। इसीलिए दोनों में अंतर आ गई है, ऐसा हमारे नामवर सिंह कह रहे हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का क्या अर्थ है? साथ ही साथ किसी उपयुक्त उदाहरण अपने उत्तर की पुष्टि करें। अब क्वेश्चन इतनी लंबी लंबी है, देखकर भाग मत जाना, कोई बड़ी चीज नहीं है, सुनोगे समझ जाओगे। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना एक बार और। कह रहा है कविता जो कुछ भी कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन की मानवता को आवाज को सुन सकता है। इसका मतलब क्या समझे? कि कविता का सही अर्थ वही निकाल सकता है जो लिखने वाले होते हैं। जिन्होंने लिखा वही सबसे सही अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा व्यक्ति अनुमानित करके जब उनका अर्थ निकालते हैं तो हो सकता है कि वो अर्थ सही भी हो या गलत भी हो सकता है। इसीलिए नामवर सिंह कहते हैं कि कविता का सही सही अर्थ वही निकाल सकता है जो उनको लिखने वाले होंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कि मान लीजिए मुझे किसी से धोखा मिल गया। मान लीजिए अगर हमारी मन की व्यथा अभी चल रही है कुछ और, हमने उसमें कुछ सैड सॉन्ग लिख दिया, सैड बातें लिख दी, और आप जब उसको पढ़ते हैं तो आप उसको देशभक्ति से जोड़ देते हैं। क्या? तो क्या सही अर्थ हो पाया? नहीं हो पाया। तो सही अर्थ कौन निकालेगा? कि जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं वही बता सकते हैं। जब तक आप उसको एक बार सुनेंगे नहीं, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं या उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो नहीं आपको पता चल सकता है। यही बात हमारे नामवर सिंह यहाँ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कविता का सही सही अर्थ वही निकाल सकता है जो लिखे हैं, तभी जाकर के। अब कह रहे हैं सही अर्थ समझना लिखने वाला ही परिस्थिति के बारे में बता सकता है। उनकी मानसिक स्थिति क्या थी जानकर अर्थ जाना जा सकता है। जैसे मुक्तिबोध और नागार्जुन की कविताएं। कहते हैं मुक्तिबोध और नागार्जुन, उदाहरण वहां पर कह रहा लिखना, तो लिखेंगे आप मुक्तिबोध या नागार्जुन या त्रिलोचन भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भाई मुक्तिबोध और नागार्जुन, तो आप वही लिखेंगे। आप त्रिलोचन लिख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं कि उनकी जो कविताएं होती थी ऐसे ऐसे कविता होते थे जिनका सही सही अर्थ निकाला नहीं जा सकता था। यानी वो अपने हिसाब से लिखते थे, फिर उनका अर्थ वो समझाते थे, तब जाकर के कविता का अर्थ समझ में आता था। तो कहते हैं कि इनकी कविताएं का अर्थ सामान्यतः निकाला नहीं जा सकता, या कोई भी कविता है जिसका अर्थ वही निकाल सकता है जो उसने लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, मुक्तिबोध कविता, सुनिएगा, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? सुनिएगा। मुक्तिबोध अनेक कविताएं लिखे हैं, उनका नाम है पूरा गजानंद मुक्तिबोध। आपने कविता पढ़ी होगी पीछे क्लास 11th में। तो गजानंद मुक्तिबोध ने कई कविताएं लिखी। कुछ बड़ी कविताएं हैं, कुछ छोटी कविताएं हैं। अब छोटी कविताएं ज्यादा लोकप्रिय हुई, ज्यादा कम से कम शब्दों में ज्यादा अर्थ रखती है। अब यहां पर हमारे नामवर सिंह कहते हैं कि जब छोटी कविताएं
कम समय में कम शब्दों में ज्यादा अर्थ रखती है, तो फिर बड़ी कविता लिखने की क्या आवश्यकता है? तो क्यों नहीं छोटी कविता लिखा जाए? अर्थात उनकी जो बड़ी कविता लिखे हैं उन पर वे कहते हैं फिर से विचार कीजिए और उसको बड़ी कोई ना छोटी कविता बनाइए। कौन कह रहे हैं? नामवर सिंह कह रहे हैं। किसे? तो मुक्ति बोध से, यानी गजानन मुक्ति बोध को वो कह रहे हैं कि जब छोटी कविता अगर बड़ी अर्थ रख रही है, छोटी कविता कम समय में ज्यादा लोगों को समझ दे रही है, तो फिर बड़ी कविता लिखने की जरूरत कहाँ है? अगर बड़ी कविता आप लिख रहे हैं, उसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो उससे बढ़िया है कि छोटी कविता लिखिए। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी कविता को छोटी बनाइए। ऐसा पुनः विचार करने का उनका अपना विचार है कि फिर से उस पर विचार करके बड़ी कविता को छोटी छोटी कविता कर दिया जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तगड़ा है, जितने बड़े क्वेश्चन है उससे बड़ा आंसर ही है। मैंने कोई आंसर से ज्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखना क्या है। त्रिलोचन और नागार्जुन के परगीतों की विशेषता क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट यही त्रिलोचन है वह, और नागार्जुन की कविता तन गई रीठ का उल्लेख किया है। वे दोनों रचनाएं पाठ के आसपास के खंड में दी गई है, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दें। अब आप क्या समझे कि क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो पहले आप चैप्टर को पढ़िए, घर पर आप चैप्टर पढ़िए, फिर आप हमारा वीडियो खोलिए, फिर हमारी वीडियो देखिए, तो आपको तब समझ में आएगा क्या है। क्योंकि आपको पाठ के आसपास लेखक सब कुछ से पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती होगी जो शायद हमसे छूट जाती होगी, जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो आप चैप्टर पढ़िए, पहले चैप्टर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगी। तब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सुनिएगा। त्रिलोचन और नागार्जुन के परगीत की विशेषता। तो आपने दोनों की परगीत पढ़े, त्रिलोचन जी का भी परगीत और नागार्जुन का भी परगीत। देखिए, कहते हैं त्रिलोचन की जो कविता होती थी वो आत्मपरक और व्यक्तिगत होती थी। कैसी? आत्मपरक और व्यक्तिगत, यानी कि वो अपने बारे में छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। जबकि जो नागार्जुन थे वो जो लिखते थे वो नाट्य धर्मी कविता लिखते थे, यानी उनकी कविता बड़ी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ गए। यहाँ क्या कहते हैं, त्रिलोचन और नागार्जुन के परगीतों की विशेषता। तो आप लिखेंगे त्रिलोचन की जो कविताएं होती थी वो आत्मपरक और व्यक्तिगत होती थी। इनमें एक व्यक्ति किसी स्थान के गुणों को एकदम संक्षेप में लिखा जाता था छोटी छोटी कविता में, और पूरा अर्थ लिखता था। जबकि नागार्जुन की जो कविता होती थी वो नाट्य धर्मी होती थी, बड़ी बड़ी कविताएं होती थी, और इन कविताओं में बात वही होती थी कि वह अर्थ पूरा रखता था, लेकिन कविता थोड़ी लंबी होती थी। तो इसकी उनकी विशेषता क्या हो गया कि त्रिलोचन की कविता छोटी आत्मपरक और नागार्जुन की कविता नाट्य धर्मी बड़ी होती थी। अब कह रहा है कि नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट, माने उन्होंने, त्रिलोचन ने एक छोटी कविता लिखी है। सोनेट का मतलब होता है 8 पंक्तियों की कविता। 8 पंक्तियों की कविता को कहते हैं हम लोग सोनेट। तो सोनेट है जिसका नाम है त्रिलोचन है वह। याद रखेंगे, त्रिलोचन ने अपनी एक कविता लिखी है सोनेट, जो 8 पंक्तियों की कविता है, उसका नाम क्या है? त्रिलोचन है वह। तो ये क्या है? हमारी आत्मपरक कविता है। जबकि नागार्जुन की एक कविता है तन गई रीढ़। नागार्जुन की एक कविता क्या है? तन गई रीढ़। वो क्या है? नाट्य धर्मी है, बहुत बड़ी कविता है। ठीक है, तो दोनों का उन्होंने यहाँ पर आसपास में लिखा है, और दोनों को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया वो लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब हम त्रिलोचन की एक सोनेट त्रिलोचन है वह जब पढ़ते हैं तो इसे पता चलता है कि मात्र वह 8 पंक्तियों में अपनी मन की व्यथा को उन्होंने लिखा है, अर्थात वह आत्मपरक कविता है। जबकि नागार्जुन की हम एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है तन गई रीढ़। तन गई रीढ़, ये क्या है? नाट्य धर्मी कविता है, ये बड़ी बड़ी कविता है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो सीख जाओगे। हाँ, एक किस्सा कहानी की तरह नहीं है कि जिसमें सीख गए तुरंत, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मिथ कथन और अति कथन से अधिक शक्ति। देखिए, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उदित कविता से इस कथन की पुष्टि करें।
अब समझिए पहले कि भाई मित कथन क्या होता है। मित का मतलब होता है कम, कथन माने बोलना, कम बोलना। अति कथन का मतलब होता है ज्यादा बोलना। कोई आदमी अगर मान लीजिए आपके पास है, वो ज्यादा बोलता है, तो लोग उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, अनावश्यक कुछ कुछ बोलते रहता है, तो वो उनकी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते रहता है। ठीक है। मित्रता में होती है, मित्रता में अगर कुछ बोल दिया तो उसकी बात को नहीं लिया जाता है। मान लीजिए आपके मित्र अगर कुछ कुछ बोलते रहता है मजाक के शब्द में भी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे समाज के लोग अगर कोई ज्यादा बोलता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो कम बोलते हैं लेकिन अगर परफेक्ट बोलते हैं तो उनकी बातों को लोग ध्यान भी देते हैं, सुनते भी ज्यादा हैं। यहाँ बोलने से मतलब नहीं था, यहाँ कविता की लंबाई से मतलब था। ठीक है। मित कथन का मतलब जो कविता छोटी हो लेकिन पूरा अर्थ रखती हो तो उसका ज्यादा महत्व होता है, जबकि जो कविता बड़ी हो अगर अर्थ उतना ज्यादा नहीं रखती है तो उस कविता का महत्व कम होता है। ऐसा हमारे नामवर सिंह कहते हैं। अर्थात मित कथन में ज्यादा शक्ति होती है, अति कथन में कम शक्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि जो कविता छोटी ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अर्थ रखती है तो उस कविता का ज्यादा महत्व होता है। किससे? जो एक बड़ी कविता है लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है, ज्यादा अर्थ नहीं प्रकट कर रही है, तो उस कविता का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता, मित कथन वाला का ज्यादा वैल्यू होता है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये भी समझ आया। मित कथन का मतलब कम और अति कथन का मतलब ज्यादा। चलते हैं आगे। हिंदी की आधुनिक हाँ, एक उदाहरण देना है केदारनाथ सिंह की उदित कविता। तो याद रखें केदारनाथ सिंह की जो कविता होती थी वो छोटी कविता होती थी और बड़ी कविता भी होती थी। तो छोटी कविता उन्हें ज्यादा अर्थ प्रकट करती थी, जबकि बड़ी कविता ज्यादा अर्थ नहीं प्रकट करती थी। यहाँ पर उनको उदाहरण के लेकर के यहाँ रखा गया है। आगे चलते हैं 11। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है, आलोचक ने क्या बताई है। देखिए, हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी गई। पहले के जो लेखक होते थे वो बड़े बड़े कविता लिखते थे, बड़ी बड़ी। एक कविता में एक व्यक्ति के जिंदगी भर की बात, एक पूरे लाइफ की बात को ना वो कविता के माध्यम से दर्शा देते थे, तो ये कविता बड़ी होती थी। या कोई स्थान का जब उन्होंने कविता में वर्णन करना शुरू किया तो आसपास की जितने बड़ी कविता होती थी, बातें होती थी, सबको उसमें जोड़ देते थे कविता के माध्यम से। तो ऐसे कविता को कहा गया नाट्यधर्मी। लेकिन ये पुरानी कविताएं हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं हिंदी के आधुनिक कविता माने वर्तमान में जो कविता लिखी जाती है वो सोनेट होती है, वो एकदम संक्षेप में कविता लिखी जाती है, छोटी छोटी कविताएं जो कम से कम शब्दों में ज्यादा अर्थ देती है। अर्थात कवि यानी लेखक नामवर सिंह कहते हैं कि आधुनिक कविता की विशेषता है कि वो क्या होती है, परगीत होती है, छोटी होती है, आत्मपरक और व्यक्तिगत होती है। ऐसा कह रहे हैं कौन, हमारे नामवर सिंह। आधुनिक कविता की क्या विशेषता, कि वह परगीत होती है, आत्मपरक होती है, व्यक्तिगत होती है, छोटी होती है। ठीक है। और जबकि पुराने समय की जो कविता होती थी वह बड़ी नाट्यधर्मी होती थी। आशा करते हैं आपको हमारी सारी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी जितने भी क्वेश्चन है अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और अपने इष्ट मित्रों में भी भेज देंगे, तो हमें भी थोड़ी प्रेरणा जगेगी वीडियो बनाने का। और हाँ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। कल हम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या मैथ, जो भी चीज़ है सबका वीडियो उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए गूगल में और सर्च कीजिए ऑलवेज न्यू 140, या यूट्यूब पर जाइए वहां सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।